आज का जो हमारा मुद्दा है वह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को शॉर्ट फॉर्म में पीओके कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसका अर्थ है कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पीओके भारत का वह हिस्सा है जिसे कश्मीर के राजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर समझौता करते वक्त भारत सरकार के हवाले कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के इस भाग को अपने अंडर में किया हुआ है, इसको कब्जे में किया हुआ है, जिस कारण हमारे भारत देश के कानून, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी, तो वही सभी हमारी इस पर लागू नहीं होती है। मेरा नाम है रंजना और आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि पीओके कैसे बनाएं, हिस्ट्री ऑफ पीओके। ठीक है, उसके बाद पीओके की जनसंख्या कैसी थी, आखिर वो मुसलमान थी, हिंदू थी, किस तरीके की उसकी जनसंख्या की थी। थर्ड पॉइंट जो है वह है पीओके पर आक्रमण पाकिस्तान ने किस प्रकार किया था और किस प्रकार उसने पीओके को अधिग्रहण किया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम पीओके में कौन से जिले हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 370 क्या है, 335A क्या है और भारत सरकार द्वारा इसे ऐसे हटाया गया था। इसके पश्चात हम 370 और 371 के बीच अंतर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 370 का जम्मू कश्मीर में क्या इम्पैक्ट रहा है और उसके बाद पश्चात पीओके में क्या इम्पैक्ट रहा है इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूएनओ का टेक क्या रहा है, यूएनओ के पीओके के ऊपर यूएनओ का टेक क्या रहा है। तो चलिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पीओके का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पीओके। आखिर पीओके बना कैसे है और पाकिस्तान ने इसे किस तरह अधिग्रहण किया है। देखिए, इससे संबंधित जो एक और वीडियो है वो हमने अपने चैनल पे डाली है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में उस पॉइंट को समझाएंगे, हिस्ट्री ऑफ पीओके क्या है आखिर। देखिए, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया था। उन्होंने भारत मतलब अंग्रेज़ी सरकार ने कहा कि या तो आप भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर आप स्वतंत्र विकल्प भी चुन सकते हैं, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ना तो भारत को चुना और ना ही इन्होंने पाकिस्तान को चुना। ठीक है, सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह के कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना शुरू कर दिया था, जिस कारण जो है विद्रोह लोगों ने कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। अक्टूबर 21, 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हज़ार पश्तून आदिवासी जो थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने इन इलाकों को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गई। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार करने शुरू कर दिए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑफ इंडिया पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा जाता है और उस पर जो है राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू कश्मीर के भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले, संचार को भारत के हवाले कर दिया था। सैनिक समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया। उसने आधे हिस्से पर कश्मीर के पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था। अब जो हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया था उसे पीओके कहा जाने लगा और बाकी कश्मीर भारत के अंतर्गत आ गया। आइए अब देखते हैं कि आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर की जनसंख्या किस प्रकार थी, जिसे डेमोग्राफी ऑफ पीओके कहा जाता है। सन 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत जनसंख्या की विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिले जैसे कोटली, पुंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था। इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था।
नेक्स्ट टॉपिक है पीओके के दो भाग। आखिर पीओके को पाकिस्तान ने किन दो भागों में बांट दिया? पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को दो भागों में बांट दिया है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर पीओके और गिलगित बल्किस्तान कहा जाता है। जो पीओके है इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है। पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करती है। यह पीओके में कौन कौन से ज़िले आते हैं? देखिए, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 8 ज़िले हैं। नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर क्षेत्र का अभिन्न अंग है, जो 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है। और अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। केंद्र सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो है भारत सरकार ने आर्टिकल 370 जो कि आज़ादी के समय लगाया गया था और 35A को निरस्त कर दिया गया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 370 और 35A है क्या। 370 अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थी। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। दूसरा है आर्टिकल 35A। आखिर यह क्या है? आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। साल 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसमें स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक व्यक्ति वही व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से राज्य में अचल संपत्ति खरीदी। इसके अलावा वह व्यक्ति जो 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर चले गए हों, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आए हों। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक राज्य के स्थायी निवास की परिभाषा में किसी भी तरह के बदलाव के अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ही हैं। वह 2/3 बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन भारतीय सरकार को इसमें कोई भी चेंजेस करने का प्रावधान या फिर अधिकार नहीं है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 370 और 35A आर्टिकल को क्यों हटाया गया है? जो 370 जो आर्टिकल है ये जो है स्पेशल स्टेटस दे रहा था जम्मू कश्मीर को, और अगर हम जम्मू कश्मीर को ही इतने स्पेशल स्टेटस में रखेंगे, जब हम जम्मू कश्मीर तक ही अपने हाथ नहीं फैलाएंगे तो हम पीओके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक जाने के लिए हमें कश्मीर को अपने अंडर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमारी सरकार ने जो है इनको जो है केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, और भारत सरकार के अंतर्गत इन राज्यों को ला दिया गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होगी, परियोजनाएं लगाई जाएंगी, ये जम्मू कश्मीर में लगाई जाएंगी, लद्दाख में लगाई जाएंगी। अब धीरे धीरे परियोजनाएं होंगी, विकास होगा, तो ऐसे में पीओके में भी विकास धीरे धीरे शुरू होगा और भारत सरकार वहाँ पर भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू करेगी। जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि इसराइल ने भारत सरकार के साथ जो है गिलगित बल्किस्तान में, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक भाग है, वहाँ पर जो है एक परियोजना लागू करने की परियोजना शुरू करने जा रही है। तो ज़्यादातर जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा यह कहा गया था कि आखिर जो है भारत सरकार जो है 370 को निरस्त क्यों कर रही है, तो 371 को निरस्त क्यों नहीं किया जाए। ठीक है, तो अमित शाह ने इसके बीच में जो अंतर बताया है हमारे गृह मंत्री ने, उन्होंने यह कहा है कि 370 मूल रूप से एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के कारण भारत संघ के कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, और वहाँ भ्रष्टाचार और आतंकवाद फलता फूलता था। इसके विपरीत आर्टिकल 371 कुछ राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के पक्ष में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। 371 विकास से संबंधित है और 370 किसी को स्पेशल स्टेटस देते हैं कि आर्टिकल 370 का जो है जम्मू कश्मीर पर क्या इम्पैक्ट है। देखिए, आर्टिकल 370 के हटने के जम्मू कश्मीर पर काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है कानून लागू होंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 370 के हिसाब से रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद कोई कानूनी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और हटा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, आर्टिकल 3 देखिए, इसके अंदर क्या बताया गया है कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से इसका कोई कामकाज नहीं चलता है। अब जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। थर्ड पॉइंट है जम्मू कश्मीर का कि इसका एक अलग झंडा था।
क्या आपने ध्यान दिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार के किसी कार्यक्रम में 2 झंडे लगे होते हैं? कश्मीर का एक अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का एक अपना अलग तिरंगा है, जिसे राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। आर्टिकल 370 को हटा दिए जाने से जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो जाएगा और अब यहाँ पर हम अपना भारतीय झंडा को लागू कर सकते हैं। अब हमारे संपूर्ण देश में एक ही झंडा लागू है, वह है तिरंगा। नेक्स्ट आता है संपत्ति खरीद सकेंगे। 370 के हटने के बाद अन्य भारतीय लोग भी कश्मीर में जाकर अपनी संपत्तियां खरीद सकते हैं। दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस 370 के हटने के बाद यह खत्म हो जाएगी और वहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को केवल भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त होगी। इस समय अगर कोई कश्मीरी महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती थी। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद यह दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान युवक कश्मीरी लड़की से शादी करने के भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखित मूल कर्तव्यों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल लगाना, अब हम जैसे 360 को आर्टिकल 360 मतलब कि वित्तीय आपातकाल को हम संपूर्ण भारत के साथ साथ कश्मीर में भी लागू कर सकते हैं। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। और यूएनओ का टेक ये है, जब सबसे पहले तो आर्टिकल 370 और 35A जो है हट गया है, तो ऐसे में विकास की धारा शुरू हो जाएगी, विकास की लहर शुरू हो जाएगी संपूर्ण जम्मू कश्मीर में। सिर्फ पीओके गिलगिट बल्किस्तान रह जाएगा। तो ऐसे में यूएनओ का क्या टेक है? यूएनओ का टेक देखिए, जो पहले से चलता आ रहा था वही टेक यूएनओ का आज भी है। यूएनओ का यह कहना है कि दोनों देशों की सेना है जो अपनी स्थिति से हट जाएं और उसके पश्चात ये जो भाग है इस एरिया पर किसी का भी कब्जा ना हो। देखिए, अब हमारा जो भारत है ये पीओके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट जब होनी शुरू हो जाएगी तो ऐसे में पीओके के लोग अपने आप ही अपना शासन वहाँ ख़त्म कर देंगे पाकिस्तानी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो भारत है वो नो फर्स्ट अटैक, मतलब कि कभी भी पहले प्राथमिक रूप से हमारे भारत सरकार ने कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ऐसे में जो है, और पाकिस्तान ने कई बार किया है, अगर पाकिस्तान दोबारा अटैक करता है तो ऐसे में हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है, वो पूरी तरह अटैक करने के लिए तैयार है और वो जो पीओके को प्राप्त कर सकती है। अगर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।